स्टेरॉइड्स को लेकर के आपने हाँ। बहुत सी चीजें बताई हाँ कि ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम, आपने अपने बारे में हाँ। बताई। वैसे नॉर्मली जो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो नॉर्मली जो सबसे पहला साइड इफेक्ट तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, अच्छा, आप मर्द ही नहीं हो। हाँ तो एनाबॉलिक्स कोई शौक से यूज नहीं करता। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा इससे घर चलता है, तो मुझे रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली सरवाइव कर रही है, मेरी पूरी है ना, मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो मैं उनको पालने के लिए, उनको सरवाइव कराने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए मैं अपने आप को प्रॉब्लम में डालता हूँ। आप जितनी सच्चाई कैमरे में बोल रहे हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर ये सब नहीं, मैं अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का साधन हो महीने का, तो मैं कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं करता। आप पेन लेके घूम रहे हो, आपके कभी लीवर पे लोड है, कभी एसजीपीटी पड़ा है, लीवर बड़ा है, आपका कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन बॉडी बिल्डर क्या है, अंदर ही सारी चीजों को दबाए और चेहरे पे स्माइल लेके घूमता रहता है बस। वैसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई? मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम, मैंने ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है, शायद मैं कैमरे बता दूं लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं करेंगे। मेरी तो किडनी तक चली गई थी। मैं सुसु करने भी जाता था ना, तो बिस्तर से उठते ही मेरे सुसु निकल जाता था। आपके पास आते हैं ऐसे टीनेजर्स? मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते 6 हैं। महीने में बॉडी चाहिए, 6 पैक हाँ, चाहिए, बहुत आते हैं मेरे उसके पास। लिए कुछ इंजेक्ट कर दो। हाँ, नहीं, मैं मना करता हूँ कि बेटा अगर प्रोफेशनली नहीं करना तो मत करो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है अदर, आप किसी और फील्ड में, किसी करियर में जा सकते हो, अपना बना सकते हो, तो बना लो। बॉडी बिल्डिंग मत आना प्लीज यार। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका हमारे इस फिटनेस के सेशन में। और आज इस सेशन में जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नाम कमाया है और कई सारे टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। कुल मिलाकर के ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल भाई। राहुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने सबसे पहले तो आपने इतना कीमती वक्त निकाला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई, शुरुआत तो करेंगे, लेकिन जरा सा आप बताइए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, आप कई सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, तो जरा सा अपने बारे में बताइए कि कौन कौन से टाइटल्स आपने जीते हैं अभी तक। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम, और आप यहाँ पे आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करता हूँ मैं आपका। बाकी बात करें टाइटल की, तो मेरे पास बहुत सारे टाइटल है, करीब 60 के करीब टाइटल होंगे। 2015 से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई भी टाइटल नहीं है जो शायद मेरे पास ना हो। लेकिन सबसे बड़ा टाइटल इंडिया में बताया जाता है IFBB प्रो, जो ओलंपिया तक लेके जाती है, तो वो मेरे पास है। 2022 में प्रो बना। अच्छा। उसके बाद मैंने बैक टू बैक 6-7 शो खेले और उसमें मेरी अच्छी प्लेसिंग आई, और मैं अपने प्लेसिंग से बहुत खुश हूँ और लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है। और आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ओलंपिया लेवल तक जाऊँ और वहाँ पे टॉप करूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए, वो मिल ही रहा है। चलिए भाई, आपकी शुभकामनाएं हमारी, आप बहुत तरक्की कीजिए। लेकिन थोड़ा सा शुरुआती दौर के बारे में बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की। मतलब आप इंडस्ट्री में कई सालों से हैं, तो आपने कैसे शुरुआत की, कैसे आपको लगा कि मुझे ये इंडस्ट्री सूट करता है या फिर इसी में आना चाहिए? मेरा जो बैकग्राउंड रहा है ना, वो स्पोर्ट्स का ही रहा जाता है। मेरे ताऊ थे, वो पहलवान थे। अच्छा। ठीक है, फादर साहब को शौक नहीं था, लेकिन मेरे जो चाचा ताऊ थे, मेरे मामा, इन सबको स्पोर्ट्स का ही शौक था, तो सारे कुश्ती खेला करते थे। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं वहीं से विरासत में ये चीज मिली है। जब मैं छोटा था, 12-13 साल का, तो बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता था जिम जाते हुए। बड़े मेरे जो दोस्त है ना, स्टार्टिंग से बड़े दोस्त रहे। मैं छोटा, लेकिन मेरे से दोस्त 8-10 साल बड़े मेरे। अच्छा। तो मेरे को शौक उनके साथ ही रहने की, तगड़े थे, उनके साथ घूमना फिरना। और मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से आता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं थी। पापा ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सब कुछ जो एक बच्चे को चाहिए, वो सारी चीजें, ऐश आराम सुविधा सारी चीज मिली, एजुकेशन सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे स्पोर्ट्स से लगाव था, तो मैं जिम जाना चालू करा। मेरे यहाँ पे एक दोस्त था, उसका नाम मैंने कई बार पहले भी बता चुका हूँ। उसका नाम गुज्जर था। एक मिनट, उसका पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए याद कर लीजिएगा। हाँ हाँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो करीब 10-12 साल में से बड़ा था। अच्छा। तो वो, उसका दूध का काम था, तो वो जिम जाया करता था अपने साथ। अच्छा। तो क्या था कि वो जब जिम जाता था, तो मैं उसके साथ जाता था कि मैं भी आपके साथ जिम चलूंगा। तो कह रहा वो मतलब बड़े थे? हाँ, बड़े थे मेरे से। वो बहुत तगड़े थे, और उनका नाम मैं शायद भूल गया हूँ, लेकिन गुज्जर थे वो। हाँ, गुज्जर समाज से बिलोंग करते थे, तो बहुत तगड़े थे उस टाइम पे। तो वो मुझे लेके जाते थे एक ही शर्त पे कि भाई मैं तेरे को लेके जाऊंगा जिम। 13 साल का था उस टाइम पे। कौन से साल की बात है राहुल भाई? 13 साल पहले, ये लगा लो 2000, मतलब 2000
10? 2000 नहीं, 2010 की नहीं, 2001 या 2 की बात है। अच्छा, 2002 2001 की। ये तो बहुत हाँ 23 साल, 2002 की बात है। ये 22 साल हो गए, 22 साल पुरानी बात है। तो वो मुझे कहता था कि तेरे को दूध दे के आना पड़ेगा। द्वारका में पहले फ्लैट हुआ करते थे LIG, हाँ तो सेकंड फ्लोर तक जाना पड़ता था। वो चढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि बॉडी बिल्डर लेजी होते हैं। तो मैं उसका दूध लेके हर फ्लोर पे जाके बांटा करता था, तो मुझे जिम करने को मिलती थी। तो वहीं से मुझे जुनून हुआ बॉडी बिल्डिंग का। अच्छा, और मैं तो सिर्फ फिटनेस के लिए कि मैं सोचा थोड़ा हल्का फुल्की बॉडी बना लूं, अभी डोले वोले। हाइया गेज में सबको होता है ना कि मेरे डोले हो तो मैं लोगों को चमकाऊं देख के, तो लोग मुझे देख के बोले। मतलब एक अलग ही हो रहा होता है उस टाइम पे, बच्चों का शौक होता है, पैशन। और वो देखते ही देखते पता नहीं कब बॉडी बिल्डिंग में बदल गया। तो घर वालों को भी पूरा सपोर्ट था? हाँ, मम्मी का स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा, क्योंकि उस टाइम में तो भाई ज्यादा क्रेज भी तो नहीं था ना हाँ, bodybuilding का, support अभी कुछ बहुत नहीं ज्यादा था। हो रहा है। तो उस टाइम फैमिली वालों को भी कभी कभी प्रॉब्लम होती होगी, कहाँ जा रहे हो, किस लाइन में जा रहे हो, इसमें क्या करियर है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा होता था ना कि घर वालों को तो पता ही नहीं था कर क्या रहा है ये। नॉर्मल मेरे को रोज अपना एजुकेशन पूरी करो, अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद आप कहीं भी जाओ। हमारे को चोट थी पूरी। हाँ तो अपने स्कूल से आते, दोपहर का स्कूल होता था उस टाइम, 4वीं 5वीं में पढ़ता था मैं। हाँ ठीक है, 5वीं 6वीं में। तो स्कूल से आया था, शाम को 6 बजे जिम चला जाता था। फिर वहां से 10 रुपए लेने हैं। 10 रुपए का दूध आता था उस टाइम पे, आधी किलो। वो दूध अपना 10 रुपए का 1 किलो दूध आया करता था। अच्छा, वो दूध पिया, अपना 2-4 केले खाए, बस वही हमारी डाइट थी। और बाकी घर का खाना नॉर्मल। तो घर वालों को लगता है चलो ठीक है, हमारे को परेशान तो करता नहीं, जो घर में है वो खा लेता है। 10-12 रुपए का दूध इसको पिला देते हैं। वो तो हर माँ बाप पिलाते हैं बच्चों को। सही, जाहिर सी बात। तो बस वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। राहुल और- भाई, ये डोले आपके कितने इंच के हैं? अभी तो मैं मेंस फिजिक में हूँ। नॉर्मल मेरा 21 इंच का डोला था। एक बार जरा जरा पम करोगे? मेरा जो डोला है ना, कितना खतरनाक इनका डोला। मतलब 21 इंच का बाइसेप्स था मेरा। अच्छा, लेकिन मेंस फिजिक एरिया में, मेंस फिजिक का जो क्राइटेरिया है ना, उसमें आपका शोल्डर और आर्म्स का रेशो देखा जाता अच्छा। है। तो शोल्डर ज्यादा बड़ा देखना चाहिए। अच्छा। तो अभी मैंने इसको 3-4 इंच कम करा है अच्छा, कि मैं मेंस फिजिक के क्राइटेरिया में सेट बैठ सकूं। अच्छा। तो राहुल भाई, चलिए, आपके अपने बारे में तो बता दिया, अपनी हाँ। जर्नी के बारे में। अब जरा सा बात कर लेते हैं कि खास करके फिटनेस इंडस्ट्री में जो मिसकंसेप्शंस हैं, हाँ। या फिर जिन चीजों को लेकर के लोग आमतौर पे जानना चाहते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। जैसे कि आमतौर पे प्रोटीन पाउडर को लेकर के ये कहा जाता है कि प्रोटीन पाउडर जो है हाँ। वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, बेसिक सी चीज है, प्रोटीन। आपकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। हाँ। हर इंसान, आप जो भी खा रहे हो सब में प्रोटीन है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या, मिक्सिंग, मिलावट इतनी हो गई है कि आपको प्योर चीज मिल नहीं पाती। पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, फिट रहने के लिए नॉर्मली। अगर आपको मसल मास अपने ठीक रखना, आपको जॉइंट्स वगैरह पेन ना करे, आप पूरा दिन एक्टिव रहो, फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से होती रहे, तो आपको प्रोटीन पर बॉडी के हिसाब से चाहिए। तो वो प्रोटीन क्या है, आपको नुकसान नहीं करेगा। लोग जो लोग डाइट से प्रोटीन नहीं ले पाते, वो डब्बे का प्रोटीन यूज करते हैं। लाइक सप्लीमेंट्स है ना, बहुत सारे ब्रांड है, बिग मसल है, फिर आपकी डायमेटाइज है, बहुत आजकल तो 70 ब्रांड बन गई है। तो वो कोई चीज खराब नहीं है, बस उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब प्रोटीन तो चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपको पता 90% हमारे इंडिया में प्रोटीन की कमी की वजह से लोगों को जॉइंट्स के पेन है, जोड़ों के पेन है, लेजी रहते हैं। ठीक है ना, फैट्स बॉडी जनरेट करती है, एस्ट्रोजन की शिकायत है। ये सारी चीजें प्रोटीन की कमी की वजह से ही है। लेकिन असल में सवाल यहीं पे लोग अटक हाँ। जाते हैं कि आपने कहा कि जेन्युइन प्रोटीन हो। हाँ, लेकिन जेन्युइन। इसकी पहचान कैसे होगी? जेन्युइन प्रोटीन आजकल क्या है कि इतनी फेक चीजें आ गई है ना, कि जीएसटी में भी लोग आपको फेक प्रोटीन दे देते हैं, हाँ, जीएसटी बिल काट के भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि इंपोर्टेड पे ना जाके हाँ। इंडियन पे जाओ। अपनी इंडियन ब्रांड बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड है। कम से कम ये है कि इंपोर्टेड महंगा बिकता है तो उसकी कॉपी ज्यादा होती है, इंडियन कम बिकता है तो उसकी कॉपी के चांसेस कहीं ना कहीं 50% कम हो जाते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके किसी भी कंपनी से प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदोगे तो आपको ये है कि 100% श्योरिटी होती है कि यार कम से कम 60% तो उसमें ओरिजिनल है। और अगर आप तब भी लगता है कि आपको नहीं यार मेरे को प्रोटीन नहीं खाना, तो आप अपनी डाइट लो। डाइट से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है, उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता डाइट का। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर डाइट आप चिकन लेते हो, एग्स लेते हो, तो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रोटीन पाउडर ये होता है कि झटके से डाइजेस्ट भी हो जाता है। देखो, लीवर को ना, लीवर क्या करती है, जो आपका फैट है, कार्ब है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको ना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। लेकिन क्या है, प्रोटीन को 3-4 टुकड़े में तोड़ती है, तो लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है। बिना वर्कआउट के अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो हैवी, तो वो वेस्ट है। आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, जिसके वजह से हमारे को लीवर प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेयर फॉल, मतलब बहुत सारी शिकायत हो सकती है बॉडी में।
लेकिन एक और चीज आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, आजकल बड़ा ये चीजें वायरल हो जाती हैं कि प्रोटीन क्यों खा रहे हो, सत्तू खा लो, वो काफी है। देखो सत्तू का तो मैंने भी सुना था, वो चीज गलत नहीं है जो भाई ने बताया। सत्तू में प्रोटीन होता है, चना है, चने के अंदर प्रोटीन होता है। आप 100 ग्राम में 22-23 ग्राम आपको 22-23 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन एक लिमिट तक ही आप उसको खा सकते हो। 100 ग्राम आप पूरे दिन में खा सकते हो। और लोग, मेरे को नहीं लगता कि लोग चना पचा पाएंगे। पहले की बात अलग थी, चना पचाना घोड़े के बस की भी नहीं होती है। तो चना आप 50 ग्राम 60 ग्राम यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरे दिन की डाइट सोचो कि मैं सत्तू से पूरी कर लूंगा तो वो नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको मिल्क फूड है, ठीक है, प्रोटीन के लिए आपके मिल्क फूड है, पनीर है, सोया चंक्स है, सोया है, ठीक है ना, दूध है आपका, फिर उसके बाद आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया। तो हर चीज में अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिशन है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्टरनेटिव डाइट आप फॉलो करें। जैसे आपने एक टाइम सत्तू ले लिया, एक टाइम आपने पनीर ले लिया, या फिर एक टाइम आपने चिकन ले लिया या एग ले लिए, या आपने दाल ले ली, है ना, या आपने दूध पी लिया आधी किलो, तो आपकी प्रोटीन की डेली की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने प्रोटीन आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर आप नॉर्मल, आपको जीने के लिए, नॉर्मल फिटनेस फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर बॉडी वेट के हिसाब से। आप 70 किलो के तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपको 2 ग्राम चाहिए। आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो 2.5 ग्राम पर किलो वेट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हाँ, वो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, बस ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, ये भी ये पनीर भी फेक आ रहा है। हाँ, हर चीज आप देखो, है ना। अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, अभी देखना कितने सारे आप चिकन खा रहे हो, वो भी सारे बॉयलर आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा लगा आते हैं। तो बॉडी, क्योंकि फिश में कोई इंजेक्शन नहीं लगा था। अच्छा, स्टेरॉइड्स के बारे में राहुल भाई बताओ कि स्टेरॉइड्स जो लेना कितना सेफ होता है। देखो स्टेरॉइड सेफ, कोई भी ऐसी चीज जिससे ट्रीटमेंट होता है वो कभी सेफ नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट है तो साइड इफेक्ट भी है। जितने भी एनाबॉलिक्स है वो सब ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ठीक है ना। हर स्टेरॉइड का एक मतलब है, और हर स्टेरॉइड किसी ना किसी ट्रीटमेंट में ह्यूमन बॉडी में यूज होता है। लाइक वो उनकी डोज डिसाइड होती है, वो बीमार पेशेंट्स के लिए होता है। अगर वो आप हेल्दी बंदे के अंदर इंजेक्ट करोगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। और बात रही स्टेरॉइड की, तो एनाबॉलिक्स कोई शौक से यूज नहीं करता। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा इससे घर चलता है, तो मुझे रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली सरवाइव कर रही है, मेरी पूरी, है ना, मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो मैं उनको पालने के लिए, उनको सरवाइव कराने के लिए, अच्छी लाइफ देने के लिए मैं अपने आप को प्रॉब्लम में डालता हूँ, और वो हर माँ बाप का फर्ज होता है। तो अगर आपका ये गेम नहीं है या एम नहीं है, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करना, तो आप ना लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जब आप यूज करोगे ना तो आपको पता लगेगा, आपकी लाइफ खराब कर देगा ये बिल्कुल। वैसे आप जितनी सच्चाई कैमरे में बोल रहे हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर ये सब बोल नहीं, मैं अगर मेरे पास 10 लाख रुपए का साधन हो महीने का, तो मैं कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, और ना मैं करूं। मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि मैं इतनी अर्निंग नहीं कर पाता, और इसके बिना पॉसिबल नहीं है जितना मुझे चाहिए। अगर मुझे कोई 5 लाख रुपए महीना दे दे तो मैं आज बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूं। कोई भी बंदा बीमार नहीं होना चाहता, सही बात। कोई बॉइल्ड डाइट नहीं खाना चाहता। आप पेन लेके घूम रहे हो, आपके कभी लीवर पे लोड है, कभी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है, लीवर बढ़ा है, आपका कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन बॉडी बिल्डर क्या है, अंदर ही सारी चीजों को दबाए और चेहरे पे स्माइल लेके घूमता रहता है बस। और ऊपर से लोग देखते थे कहते यार तगड़ा है। सबसे अनहेल्दी अगर कोई होता है तो वो बॉडी बिल्डर होता है। आप में कोई भी बाहर का खाना खाते आपको मोशन लग जाएंगे, बाहर का आप खा ही नहीं सकते खाना। वैसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई? मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम, मैंने ऐसी प्राब्लम फेस करी है, शायद मैं कैमरे बता दूं लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं करेंगे। मेरी तो किडनी तक चली गई थी। मैं सुसु करने भी जाता था ना, तो बिस्तर से उठते ही मेरे सुसु निकल जाता था। 2.5 साल तक मैंने मोशन करे। मैं खाना खाता था और बाथरूम में जाता था, खाना खाता था बाथरूम में जाता। अगर मैं 6 बार खा रहा हूँ तो मैं 6 बार बाथरूम में जाता था। उस टाइम पे यंग एज थी, बॉडी झेल गई, फिर भी ट्रेनिंग कर लेता था। लेकिन अब एज बढ़ गई है, तो एक बार मोशन लगते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जान निकल गई। वैसे ये सारी चीजें बता रहे हैं, उनके लिए भी फायदा। और जॉइंट्स मेरे आज तक 4 साल हो गए, मेरे ये रोटेटर कब गए हुए, डॉक्टर ने कब से ट्रीटमेंट बोल रखा है। लेकिन अगर मैं इसकी सर्जरी करा लेता हूँ तो फिर मैं 1-1.5 साल पीछे चला जाऊंगा। तो मैं इसी पेन में ना, ऐसा वर्कआउट मेरा कोच ने डिजाइन करा है कि हल्का पेन हो, माइनर 10% पेन हो आपको, लेकिन आप अपना वर्कआउट करके मेंटेन करके आप अपनी गेम कर सके। अगर मैं इसको ट्रीटमेंट कराता हूँ अभी, तो मैं 1.5 साल पीछे जाऊंगा, और मेरे जो सारे जो पुराने एथलीट हैं वो सारे आगे चले जाएंगे। तो बस वो पेन में हमारे को वर्कआउट करना पड़ता है। खुशी। तो भाई वाकई में ये काफी ज्यादा डेडिकेशन वाली बातें हो, क्योंकि आप इतना ज्यादा अंदर पेन लेकर के सारी चीजें आप स्ट्रगल कर रहे हो,
जो अचीव करना चाहते हो उस गोल को अचीव करने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, हाँ जी। तो इसमें हर किसी के बस की बात भी नहीं नहीं, वो तो खैर है ही। इसके लिए आप, जब फैमिली होती है ना तो हर इंसान कुछ भी कर सकता है। जब बात फैमिली के ऊपर आती है तो सही बात। एक बाप जो होता है, एक माता पिता जो होते हैं, जो आपकी फैमिली होती है, वो किसी भी हद से जाएगी अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। वैसे राहुल भाई, क्या बिना स्टेरॉइड्स के आप हाँ। कंपटीशन खेल सकते हैं? बिना स्टेरॉइड के मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं जीत नहीं सकता। हाँ। कोई इनहेंस आ रहा है बंदा, हाँ कोई भी नॉर्मल एथलीट हाँ। जो बिना चाहे कि स्टेरॉइड से मैं कंपटीशन के लिए ऐसा हाँ खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है। मेरे जेनेटिक बहुत स्ट्रांग थे। मैं अभी एनाबॉलिक्स लिए मैंने 8 साल पहले। इससे पहले मैं 27 का डोला था मेरा, और पूरी चेस्ट, पूरी बॉडी मेरी लीन थी। मेरे जेनेटिक, मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हुआ करता था उस टाइम पे, तो मेरी पूरी बॉडी लीन थी और मैं बड़ा भी था, ऐसा नहीं बिना एनाबॉलिक्स के। एनाबॉलिक्स लेने के बाद ये है 1-2 इंच मसल बड़ा होगा और कुछ नहीं। अगर, लेकिन नेचुरल गेम्स होते हैं, बहुत सारे नेचुरल गेम्स होते हैं, लेकिन लोग उसमें भी इनहेंस होकर चढ़ जाते हैं, तो जो बेचारे नेचुरल है वो जीत नहीं पाते इनको। क्योंकि वो जो टेस्ट जो होता है ना, वो बहुत महंगे टेस्ट होते हैं, 2-2 लाख रुपए टेस्ट होते हैं, तो कोई भी फेडरेशन कराती नहीं है। मान लीजिए स्टेरॉइड्स को लेकर के आपने हाँ। बहुत सी चीजें बताई हाँ कि ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम, आपने अपने बारे में हाँ। बताई। वैसे नॉर्मली जो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो नॉर्मली जो सबसे पहला साइड इफेक्ट तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा। अच्छा। आप मर्द ही नहीं हो। हाँ। ऐसा है? सबसे पहला तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा। हाँ। आपकी टाइमिंग चली जाएगी। हाँ। ये रियलिटी है, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। दूसरा, आप एग्रेशन बहुत आ जाएगा आपके अंदर। हाँ। आप हर बात पे गुस्सा करोगे, क्योंकि नॉर्मल बॉडी आपका 200 से 700 जनरेट करती है टेस्टोस्टेरोन। आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो, बॉडी 2000-2800 पे है, 2000-2200-1800 पे है, तो आप नॉर्मल बंदे से 3 गुना टेस्टा लेके घूम रहे हो अपनी बॉडी में। हाँ, फिर आप सोचो वो एग्रेशन किस लेवल का होगा। हर किसी को मारने को दौड़ोगे, ठीक है। बॉडी तो रहेगी आपकी शेप चेंज होती चली जाएगी, दड़ी, आप मतलब दाने वाने, डल होता चला जाएगा आपका फेस, ब्लड आपका काला हो जाएगा, ब्लैक होने लग चलो, डल हो जाएगा। जैसे मैं पहले बहुत गोरा था, डल हो जाएगा, आवाज आपकी भारी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के बाद आपका कार्डियक बढ़ जाएगा, जिससे आपको बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बीपी की प्रॉब्लम होगी तो हार्ट अटैक आएगा। तो इन सबसे बचने के लिए मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। हाँ, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, बस इसको हम मेंटेन रखते हैं, फ्लक्चुएट होता रहता है मेडिसिन के जरिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके। अपने आपके पास आते हैं ऐसे टीनेजर्स? मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। 6 महीने में बॉडी चाहिए, 6 पैक हाँ, बहुत आते हैं मेरे पास। लिए कुछ इंजेक्ट कर दो। हाँ, नहीं, मैं मना करता हूँ कि बेटा अगर प्रोफेशनली नहीं करना तो मत करो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, अदर आप किसी और फील्ड में, किसी करियर में जा सकते हो, अपना बना सकते हो तो बना लो। बॉडी बिल्डिंग मत आना प्लीज यार। मतलब बहुत, चलो मेरे को तो परमात्मा ने इसीलिए बनाया शायद, हम तो गधा मजदूरी करें, लेकिन मैं जितना हो सका उतने लोगों को बचाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें ना आए और किसी और फील्ड में चले जाए। इतना पैसा नहीं है बॉडी बिल्डिंग में जितना लोग सोचते हैं। लेकिन वो उनके लिए आप क्या कहेंगे जो मतलब सोशल मीडिया पे देख करके, 6 पैक देख करके, महीने में देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रियल है, लेकिन ये सब कुछ एक इल्यूजन की भी दुनिया है। हाँ, इल्यूजन। तो उनको आप क्या कहेंगे, जो टीनेजर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्टेरॉइड्स को लेकर के? मेरा तो मानना, मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग, आप जो कुछ भी बताएंगे ना राहुल भाई, लोग फॉलो करेंगे तो बहुत से लोग बहुत सी चीजों से बच सकते हैं, प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं आपसे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ही आप एनाबॉलिक्स यूज कर सकते हैं, वो भी आप डॉक्टर की देख रेख में, अपने कोच की देख रेख में, कि एक अच्छा कोच आपके पास होना चाहिए जो आपको सेफ ले जा सके वहां तक। अदरवाइज इसमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत रिस्क है। मैं पहले जैसे बता चुका हूँ। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनकी लीवर चली गई, इनकी किडनियां चली गई, ठीक है, और उनका टेस्टा बिल्कुल लो हो गया, वो कभी बाप नहीं बन सकते। हमेशा उनको टीआरटी पे रहना पड़ता है कि टेस्टा उनकी बॉडी ने बनाना ही बंद कर दिया। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। जब बाहर से शुरू हो जाता है तो बॉडी बनाना बंद कर देती है। तो ये भाई, फिर ये पीसीटी क्या होता है? पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है। पीसीटी आपका नेचुरल टेस्टा रिकवर करने के लिए, लेकिन बॉडी उस लेवल पे आ ही नहीं पाती जो आपकी स्टार्टिंग में थी। जो आपका लेवल था ना नेचुरली, वो कभी भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत रेयर चांसेस में, लाखों में कोई बंदा होगा जो अचीव कर लेगा, वो भी वो जो 2-3 साल साइकिल करी हो बस। अगर 8-10 साल हो गए तो वो नहीं हो पाएगा। उसमें तो पीसीटी, ये पीसीटी, हाँ, वो अपने टेस्टा को बूस्ट करने के लिए कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन दोबारा रिलीज कर दे बॉडी, और जो आपके ऊपर पीसीटी में कुछ मेडिसिन भी चलती है, जैसे लीवर वूवर पे लोड है तो वो भी उतर जाए आपका, कि लीवर आपका ठीक हो जाए, ठीक है ना, आपका ब्लड फ्लो सही रहे,
और आपका अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, पानी वानी पियोगे तो बॉडी बहुत स्मार्ट है। आप जैसे सामान बंद करोगे वो सारा लोड उतरना लग जाएगा, अपनी रिकवरी करने लग जाती है। लेकिन टेस्टा कहीं ना कहीं रह जाता है, वो पूरा रिकवर नहीं हो पाता। बहुत टाइम लगता है उसमें, फिर उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चलते हैं, टीआरटी करनी पड़ती है, एचआरटी करनी पड़ती है, डॉक्टर सारी चीजें आपकी कंसल्ट करेगा। वैसे आप जो ये बात कह रहे थे कि बहुत से लोग जो बॉडी बिल्डर हैं जो बहुत ज्यादा इंजेक्ट करते हैं तो हाँ। नामर्द भी हो जाते हैं, हाँ। और ऐसे लोग ये उनके साथ होता है जो 2-2 हजार mg टेस्टा ले रहे हैं, 1500 mg टेस्टा ले रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ। एक एक फिटनेस इंडस्ट्री में ही है, हाँ जी, इंटरव्यू लेते रहते हैं। उन्होंने भी ऑन कैमरा आकर के ये चीज हाँ। एक्सेप्ट की थी कि हाँ मेरा जो सेक्स ड्राइव था वो खत्म हो चुका था, हाँ और फिर बाद में मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए उसके हाँ। बाद कि मतलब हाँ हाँ, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते खुल के, क्योंकि उनको शर्म आती है। कहीं ना कहीं वो हर इंसान चाहता है कि यार मैं मतलब जब वो साइकिल पे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1% प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप पीसीटी पे जाते हो तो 1.5-2 महीने प्रॉब्लम रहती है, और जब आप लंबा चलोगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा रहेगी। सबका हाँ रिकवर होता है, लेकिन आप लंबा चल रहे हो, 2000 mg टेस्टा ले रहे हो, अपनी बॉडी का आपको ध्यान ही नहीं है कि भाई नेचुरल टेस्टा मुझे रिकवर करना है, हमेशा आप टीआरटी पे ही हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे एक भाई जैसे कि एक आर्नोल्ड की बॉडी, हाँ, अभी भी देखो इतने एज में भी वो एकदम, उस टाइम पे इतना एनाबॉलिक्स का यूज ही नहीं और होता एक रोनी कॉलमैन, हाँ जिनके बहुत सारे सर्जरीज हुई, हाँ जी, तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या? वो हैवी लिफ्टिंग, अच्छा, हाँ, जितने भी हैवी लिफ्टिंग रॉनी कॉलमैन ने करी है, शायद आज तक किसी करियर में किसी बॉडी बिल्डर ने नहीं करी। वो हैवी लिफ्टिंग की वजह से उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है। अच्छा। और क्या ये ज्यादा स्टेरॉइड्स की वजह से भी? हाँ, एनाबॉलिक्स कहीं ना कहीं आपके बोन मैरो को कमजोर करता है, आपकी हड्डियों को कमजोर करता है, जिसके वजह से एक लंबे टाइम, स्टार्टिंग में तो नहीं, लंबे टाइम के बाद जाके कोई भी चीज आपको निकल के आती है, जब एक एज होती है तब समझ आती है बंदे को कि यार काश मैंने इतनी मतलब चीज, बहुत ज्यादा हेवी लिफ्टिंग भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। हाँ इसलिए अपनी औकात के हिसाब से। हाँ, जैसे आप जैक कटलर देख लो, लैरी जैक कटलर हो गया, डेक्स्टर जैक्सन हो गया, जो आर्नोल्ड हो गया, इन्होंने कभी इतनी हैवी लिफ्टिंग नहीं करी, इसलिए ही आज इतना लंबा चल रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन जो रॉनी कॉलमैन था वो बहुत हैवी लिफ्टिंग करते थे, इस वजह से अभी इसलिए तो आज तक ना कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा। जाहिर सी बात है। हाँ अच्छा, आपने पीसीटी की बात की, हाँ। जो ऑन साइकिल होते हैं, हाँ। ये भी कहा जाता है कि उनका बहुत OCT। ज्यादा, हाँ, जो ओसीटी OCT पे ऑन साइकिल पे जो होते हैं तो उनका बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, हाँ, ऐसा है? जब वो ऑन साइकिल होते हैं तो मूड तो स्विंग होता है, मैंने बताया ना कि एग्रेशन आता है बंदे को। ऐसा क्यों, मतलब वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, अच्छा टेस्टोस्टेरोन हाई होने की वजह से उनका मूड स्विंग होता है, अच्छा। एग्रेशन में ज्यादा रहते हैं, और उस टाइम पे भी ना बॉडी टेस्टा रिलीज करती रहे अच्छा, साइकिल के बीच में भी, तो उस बीच में और एस्ट्रोजन जनरेट ना करे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा, बॉडी जितना लेना है वो ले लेगी, बाकी सारा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एस्ट्रोजन बॉडी में आएगा तो आपके मेल बूब्स आएंगे, मेल बूब्स आएंगे तो वो गाइनोगोमेस्टिया हो गया आपको, फिर उसकी आप सर्जरी कराओगे। उससे बचने के लिए नॉल्वाडेक्स जैसे बहुत सारे एस्ट्रोजन ब्लॉकर चलते हैं, नॉल्वाडेक्स, क्लोमिड, ठीक है ना, एचसीजी के इंजेक्शंस लगते हैं जो आपकी टेस्टो को एक किक स्टार्ट करेगी, भाई बनना बंद मत करिए, तू आगे चल के स्पर्म्स की क्वालिटी वगैरह आपकी इंप्रूव रहे, तो वो करते हैं उससे। मतलब टेस्टोस्टेरोन की अगर मात्रा ज्यादा बढ़ रही है तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होकर हाँ के फिर वो मेल बूब्स की हाँ प्रॉब्लम आती है, वो आनी हाँ, बॉडी जितना लेगी वो ले लेगी, हाँ। बाकी तो वो बाहर फेंकेगी, क्या करेगी, फिर वो आपके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, फिर आपके मेल बूब्स। सही बात। अच्छा, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, हाँ, तो वर्कआउट में ज्यादातर लोगों के भी ये सवाल होते हैं कि एक मसल्स के आपने वर्कआउट किए, उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? मसल्स की रिकवरी आपकी घर पे होती है, अच्छा, 24 घंटे कम से कम। हाँ। छोटी मसल 24 घंटे में हो जाती है, लेग्स आपकी कम से कम 48 आवर लेती है। अच्छा, उसके लिए आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मैंने जैसे बताया कि अगर आप लिफ्टिंग करते हो तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तभी आप रिकवर कर पाओगे। अच्छा। तो बहुत से लोग होते हैं कि डेली वो एक हाँ। सेट को अपनी बॉडी पार्ट का कर रहे हैं, हाँ अलग अलग बॉडी पार्ट का कर रहे हैं, लेकिन डेली जाते जाते वो सोचते हैं कि बाइसेप्स लगा लूं, हाँ। ट्राइसेप्स लगा लूं, तो ऐसे लोग नहीं, वो रिकवर नहीं करेंगे ना, छोटी मसल है तो कम से कम 24 घंटे रेस्ट देना, बॉडी रेस्ट देने से बनती है। क्योंकि आप मान लो आपने कहीं आपने थप्पड़ मारा, हाँ, ठीक है, वो लाल हो गया ना, रेड हो गया, उसको आप मारते रहो बार बार तो वो लाल ही रहेगा, रेड ही रहेगा ना। जब उसको आप 2-4 घंटे रेस्ट दोगे ना, वो स्किन वापस वैसी हो जाएगी। ऐसी हमारी मसल्स है। मैंने ये सवाल भाई इसलिए आपसे पूछा, हाँ। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा। हाँ, हाँ। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं जिम में लोग जाते हैं, जाने के बाद डेली अच्छे बॉडी बिल्डर है ना, डेली अपना वर्कआउट तो किया,
एक पार्ट का चेस्ट हाँ। बैक जो भी हो, लेकिन जाते जाते वो बाइसेप्स एक सेट लगा करके नहीं, जैसे आपका अगर वीक पार्ट है हाँ। तो आप उसको 3 बार ट्रेन कर लो, लेकिन डेली नहीं कर सकते आप। हाँ वही, एक दिन का रेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब 24 घंटे हाँ हाँ, आपको 24 चाहिए- घंटे चाहिए। वैसे कितने महीने अगर कोई वर्कआउट करे हाँ। तो मसल्स जो बॉडी शेप में आनी शुरू होती है? ये उन तीन बिगिनर्स के लिए है जो- तीन टाइप की बॉडी होती है ना, अच्छा। एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। वो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का बंदा है। हाँ। देखो, जो एंडोमॉर्फ है वो तो बहुत ज्यादा फैटी है, उसको तो फैट लॉस में ही टाइम लगेगा, 5-6 महीने। अगर नेचुरल भी करेगा तो अच्छा हाँ। हो जाता है। हमारे पास भैया आते हैं, आए नहीं शायद, 140 किलो वेट था उनका, आज आए नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ उनसे। उनका 95 केजी वेट हुआ है सिर्फ 8 महीने के अंदर। अच्छा। और सेफ चल रहे हैं बिल्कुल, घर की डाइट वाइट, और वो मेहनत भी बहुत करते हैं। एक होता है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ का क्या है, वो बीच का होता है कि वो ना तो स्किनी होता है ना वो फैटी होता है, तो उसकी बॉडी ग्रोथ भी जल्दी होती है और वो कटती भी जल्दी है। और अगर आप एक्टोमॉर्फ बॉडी है, जो मतलब बिल्कुल ही श्रेडेड है, स्किनी बॉय है, 6 महीने विद इन उनके 1 से 1.5 इंच मसल बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, 6 महीने में। अब घर की डाइट अच्छी ले, अच्छा वर्कआउट करे, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में, कोच के अंडर में, वो ग्रो हो जाता है। मतलब मिनिमम 6 6 महीने कम तो देने पड़ेंगे, और हाँ। आपकी बॉडी टाइप के ऊपर भी डिपेंड हाँ जी, करता है हाँ जी। कि वो क्या होता है, मतलब प्रोग्रेस होने लग जाएगी, लगेगा कि हाँ आप जिम जाते हो। हाँ। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स की जरूरत है, कौन सी नहीं है? 3 चीजों की जरूरत होती है आपको रिकवरी के लिए, ठीक है? प्रोटीन, कार्ब और फैट। फाइबर जो आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको माइक्रोस काउंट करके खाना पड़ेगा। एक बीएमआर कैलकुलेटर आता है, वहां पे जाके अपना बॉडी वेट डालो, गूगल पे जाओगे, बॉडी वेट हाइट डालो, वो मेजर आ जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है। नॉर्मल बेसिक कैलोरी आ जाएगी आपकी 1400-1500 की। जीने के लिए आपको इतनी खानी ही खानी है। आप 50 किलो के हो तो आपको 70 किलो के हो आप, तो आपको 1486 या 1485 कैलोरी आपको खानी पड़ेगी जीने के लिए। मतलब कुछ नहीं भी कर रहे, घर में सो रहे हो तो बॉडी को इतनी कैलोरी चाहिए। उसके बाद अगर आप 2-3 दिन वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 1900 से 2000 कैलोरी चाहिए। आप 7 दिन वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 2500 कैलोरी चाहिए, ठीक है? 2500। ये आपकी नॉर्मल रिकवरी के लिए। लेकिन आपको मसल बढ़ाना है, आपको वेट बढ़ाना है, तो आपको इस पे 1000 सरप्लस करना पड़ेगा। जब आप 1000 सरप्लस करोगे इसको, तो 3500 करीब कैलोरी आ जाएगी। 3500 कैलोरी आप एक हफ्ते खाओगे, 1000 कैलोरी, तो 7 दिन में 7000 कैलोरी आप खा जाओगे। जब आप 7000 कैलोरी आपने खा ली तो आपका 1 किलो वेट बढ़ जाएगा। अब वो आप 7000 कैलोरी एक दिन में खा लो, एक दिन में आपका 1 किलो वेट बढ़ जाएगा। हाँ, 2 दिन में खा लो, 2 दिन में बढ़ जाएगा। हफ्ते भर में खाओगे तो हफ्ते में बढ़ेगा 1 किलो। लेकिन भाई 7000 कैलोरी अगर एक दिन में खाते हो तो फिर डाइजेस्ट वो डाइजेस्ट के लिए फिर वही है ना, ये लंबे टाइम के बाद होएगा ना। एकदम से तो आप कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपना डाइजेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना? कुछ मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ेगा जो आपका डाइजेशन सीख रहे, जैसे हाँ बोलिए। जैसे आपका प्रोबायोटिक्स हो गए, डाइजेशन एंजाइम्स की टैबलेट्स आती है। हर खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट टहलना पड़ेगा। जब आप हर 10 मिनट बाद टहलोगे खाना खाने के बाद, तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपका इंटेस्टाइन भी इंप्रूव होगा। मैंने असल में राहुल भाई ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ना बहुत सारे एड्स आते हैं, ये शिलाजीत खाओ, ये खाओ, मतलब ये सारी चीजें खाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पहले ये देखो कि आपको जरूरत है उसकी चीज, वो फूड से सब मिल रहा है आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, कोई सप्लीमेंट, कोई कुछ नहीं। हाँ, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की जरूरत है। शिलाजीत आज का नहीं है, बहुत ओल्ड टाइम से चला आ रहा है, हमारे बाप दादा भी यूज करते थे। वो सिर्फ आपकी सेक्सुअल ड्राइव के लिए नहीं है, वो आपके बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो आपको हील रखते हैं, गर्म रखते हैं बॉडी को, है? सारा दिन एक्टिव रहते हो, आपका मूड स्विंग नहीं होने देते, आप पॉजिटिव रहते हो, काम ज्यादा कर पाते हो। टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो आपकी मसल भी बढ़ेगी, आपकी बोन की डेंसिटी भी सुधरेगी, ब्लड फ्लो भी आपका रहेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं शिलाजीत के। तो जरूरी नहीं आप शिलाजीत लो, आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, गोक्षुरा, अश्वगंधा आता है केमिस्ट की शॉप पे, आप वो भी ले सकते हो। अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, ठीक है? गोक्षुरा आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। तो सस्ती 300-300 रुपए में चीजें आती है ये, लेकिन कोई बताता नहीं है। मोटा कमाने के चक्कर में कि भाई मैं 2000 की चीज दूंगा तो 1000 रुपए मैं कमाऊंगा। लेकिन एक अच्छा कोच हमेशा वो आपको सही चीज गाइड करेगा। बजट में एक मार्केट ड्रिवन भी चीजें होती है, कैसे मैनिपुलेट करना है और कैसे क्या करना है। और इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे कि कटिंग की बात करते हैं, या फिर जो फैट लॉस की बात करते हैं, तो ये सोचते हैं क्या कटिंग और फैट लॉस के लिए बिल्कुल ही वो कार्ब्स छोड़ देते हैं, ये ठीक है? मतलब ये नहीं, आपकी बॉडी पूरा चली ग्लूकोज के ऊपर, ये फैट के ऊपर चली। आपका ब्रेन भी फैट से काम कर रहा है, हमारे लीवर किडनी भी हमारा ग्लूकोज चाहिए ना। जो आपका वो है पैनक्रियाज है, इंसुलिन रिलीज करता है, वो आपकी बॉडी तक सारा इंसुलिन लेके जाता है, शुगर लेके जाता है, क्योंकि हर ऑर्गन्स को आपको ग्लूकोज चाहिए। अगर आप ग्लूकोज ही बंद कर दोगे
तो बॉडी काम कैसे करेगी? हम्म, आपका टेस्टा लो हो जाएगा, आपकी मसल बनने की बजाय और लूज हो जाएगी। ठीक है, आप बीमार हो जाओगे, आपके जॉइंट्स में पेन रहने लग जाएगा, आप चिड़चिड़े रहने लग जाओगे, लेजी लेजी, फिर आप बॉडी बनाने, आप सेहत बिगाड़ने थोड़ी आप। तो वैसे नेचुरली कार्ब क्या क्या ले सकते हैं? कम से कम अगर आप फैट लॉस पे हो, प्रोटीन अगर आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1.5 ग्राम ले रहे हो या 1 ग्राम भी, अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 2 ग्राम तो चाहिए। ठीक है, तो आप उसका 2 ग्राम आपका प्रोटीन हो गया 200 ग्राम। मान लो आप 100 किलो के हो तो आपने 200 ग्राम प्रोटीन पर डे में लेना है। आप उसका 30% कार्ब ले लो, यानी कि 60 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट ले लो। 100 ग्राम में आपको 30 ग्राम कार्ब मिल जाता है, तो 200 ग्राम राइस खाने में कोई बुरा थोड़ी है। वर्कआउट से पहले खा लो, क्योंकि उस टाइम पे आपको एनर्जी चाहिए, है ना, और वर्कआउट के बाद रिकवरी चाहिए, तो बिना कार्ब और प्रोटीन के रिकवरी होगी नहीं। तो दोनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है, और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत जरूरी है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.7 ग्राम, 100 किलो के हो आपको 70 ग्राम फैट चाहिए। अगर आप इतना फैट नहीं लोगे तो आपके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, आपके जॉइंट से फ्यूल भी चला जाएगा, आप पूरी जिंदगी दवाई मलते रह जाओगे, घुटनों में दवाई, कैल्शियम, विटामिन डी खाते रह जाओगे। तो वैसे कार्ब्स में आपने एक तो चावल ऑप्शन दिया, चावल हो गया, ओट्स हो गया, रोटी हो गई, ठीक है, नॉर्मल जो घर में खाना मिल जाता है। अच्छा, ये जो लोग लेग्स वर्कआउट नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल जो टीनेजर्स आते हैं वो सिर्फ बाइसेप्स और उन्हें सिक्स पैक चाहिए, लेग्स कोई मैटर नहीं करता है। लेग्स देखो, बेस तो तभी बनेगा ना जब आपकी नींव मजबूत होगी। अगर आप लेग्स को अच्छे ट्रेन करोगे तो अपर आपको और जल्दी ग्रो होगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका तभी रिलीज होगा जब आप स्क्वाट करोगे, जब आपके पेट जो आपका ये है, जो टेस्टिकल है ना, वो हमारे पुश करते हैं नीचे की तरफ जब हम स्क्वाट मारते हैं, तो आपका टेस्टा रिलीज होगा, जिससे क्या है, आप जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो आपकी मसल की ग्रो, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी मसल बढ़ेगी। और जो थाई नहीं करता उसकी अपर बॉडी भी नहीं बढ़ती, मतलब 100% जो बढ़नी चाहिए वो 30-40% बढ़ती है। तो मतलब अगर हफ्ते में अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहें, हाँ, कितने टाइम? वीक में एक बार तो कम से कम करना चाहिए। कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का पेन होता है, मजा आएगा। लेग्स करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप लेग्स करोगे, आप लोअर पहनोगे, आप जीन्स पहनोगे, कितने बढ़िया आपके ग्लूट्स, आपकी थाई, आपकी हैम्स लगेगी। सही बात है ना, एक वीटे पर एक एक्सट्रीम निकल के आएगा। अच्छा राहुल भाई, जो फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए ज्यादा वो फोकस करते हैं कार्डियो पे, हाँ, वो वेट ट्रेनिंग पे कम फोकस करते हैं, मतलब ये मिथ है क्या? फैट लॉस के लिए सिर्फ कार्डियो ही है या फिर वेट ट्रेनिंग भी? देखो ऐसा होता है, ओवरऑल बॉडी में फैट है आपके, ठीक है, सिर्फ पेट पे फैट नहीं है। लोग पेट पे फैट के लिए चक्कर में कार्डियो करने लग जाते हैं। तो अगर आप ओवरऑल कार्डियो से ज्यादा आपकी वेट ट्रेनिंग से ज्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होती है, और यहाँ पे आपकी मसल्स भी डेवलप होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप कार्डियो कर रहे हो तो एम्प्टी स्टमक करो। एम्प्टी स्टमक में क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, रात में बॉडी ने सारा ग्लूकोज यूज कर लिया, आपका ग्लाइकोजन खाली है। उस टाइम पे आप कार्डियो करोगे, आप मान लो 50 मिनट कार्डियो करते हो तो 400-500 कैलोरी आपने बर्न करी, तो वो आपकी बॉडी में कैलोरीज थी नहीं, जो स्टोर थी वो चली गई, है ना। उसके बाद आप कुछ मील लो, फिर मील लेके अपना वर्कआउट करो, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि 500 कैलोरी आप डेली बर्न कर रहे हो, महीने में आपकी 15,000 कैलोरीज होगी। 15,000 कैलोरीज बर्न होगी तो आपका 2 किलो वजन चला जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। ये सब ना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। हाँ। आपकी हाइट, फिर आपके ऑर्गन्स की सारी रिपोर्ट देखने के बाद ये सारी चीजें टेस्ट वेस्ट होते हैं कुछ। अच्छा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, ये क्रेटीन को लेकर के भी ये कहा जाता है कि क्रेटीन फैट लॉस में काम करता है? क्रेटीन फैट लॉस में काम नहीं करता, ऐसे लोग यूज करते हैं। क्रेटीन का मेन काम जो होता है एटीपी जनरेट करना होता है, आपके मसल्स के अंदर वाटर पहुंचाना, ठीक है ना, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है और आपके मसल्स पॉप करके निकलते हैं बाहर। तो क्रेटीन जब आप ले रहे हो, उसके साइड इफेक्ट बहुत है, किडनी पे हिट करता है, क्रेटिनिन बनता है। क्रेटिनिन आपका नहीं निकलेगा तो आपको किडनी की प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आपको पानी पीना पड़ता है, कम से कम 4-5 लीटर पानी पीना। 3 से 5 ग्राम की डोज है, लोग इसकी लोडिंग करते हैं। लोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली 3 ग्राम क्रेटिन आप 2 महीने रेगुलर भी यूज 4-5 महीने यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप 15 दिन, आपने लोडिंग की बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं 15 दिन जितना हो सकता है आप लोड करो। फिर इनका किडनी जाता है ना, फिर इनका जाता है, फिर ये डॉक्टर के फिर परेशान रहते हैं ना सारा टाइम, क्योंकि भाई बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं वो इस तरीके की बात करते हैं। बाहर तो लोड फिर उसको बाहर तो मेरे को जहां तक पता है कि लोग वहां पे क्रेटिन यूज ही नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं क्रेटिन, बाहर के जो बॉडी बिल्डर है, क्योंकि वो क्रेटिन उनको बीफ से मिल जाता है, मटन से मिल जाता है। अच्छा, ये अगर BCAA जो ब्रांच के अमीनो एसिड है, वो किस में काम करता है? वो आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। जब हम ट्रेनिंग के बीच में आपका ग्लाइकोजन खाली हो जाता है तो उसको फिल आउट करने का काम करता है, फिल करने का काम करता है। जो आप ट्रेनिंग अपनी
अब जो परफॉर्मेंस आपकी 30 मिनट के बाद वो कम हो गई है वो उसको इंक्रीज कर लो अच्छा, मसल के। तो क्या हम नेचुरल डाइट से इसका रिकवर कर सकते हैं? अंडे में आपको BCA मिल जाएगा ट्रेनिंग से पहले, आप 5-6 अंडे खाओगे तो आपको थोड़ा BCA मिल जाता है। अच्छा चलिए, एक ऐसे आप ग्लूकोज नींबू पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। ट्रेनिंग के बीच में अगर आप नींबू पानी पी रहे हो, थोड़ा सा आप उसके अंदर शुगर फ्री डाल लो अगर आपको लगता है, या आप कोई भी मतलब जो आपको जैसे खांड होती है या शुगर नहीं चाहिए तो नमक डाल लो, वो आपको पूरी ट्रेनिंग के बीच में एनर्जी मिलती रहेगी और आप अच्छे से अपना वर्कआउट भी कर पाओ और फ्रेश फील भी करो। अगर आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं तो वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट के तौर पे क्या आप सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे? प्री वर्कआउट नेचुरल। हाँ, डाइट, मैं सबसे पहले डाइट प्रेफर करता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब प्री वर्कआउट मेरा जो मील है मेरे कोच साहब ने डिजाइन करा है, कम से कम मैं 300 ग्राम तो कार्ब खाता हूँ। 300 ग्राम कार्ब कुक्ड, जिसमें मेरे को 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, उसके अंदर फिर मैं 2 बनाना, ठीक है, और 6 एग वाइट, जिसमें मुझे थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाता है और अपना मेरा ग्लाइकोजन अच्छे से फिल हो जाता है, तो मैं एक अच्छा वर्कआउट और कर पाता हूँ और बढ़िया पंप भी आता है और फ्लो भी अच्छा बना रहता है। चलिए, आपने बहुत सारी चीजें बताई। वैसे राहुल भाई, ये आपका जिम किस एरिया में है, जरा सा हाँ, मेरा जिम ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास 763 पिलर नंबर है 763। आप राहुल फिटनेस जिम डालेंगे गूगल पे तो आ जाएगा। मैं ऐसे नॉर्मल प्रोफेशनल एथलीट ही ट्रेन करता हूँ। अपना जिम 300 गज में है। अच्छा। हाँ, अपनी शॉप भी है सप्लीमेंट की, जो हम अपना प्रॉपर GST बिल के साथ सारा सामान देते हैं। तो दोस्तों, ये राहुल भाई थे। राहुल भाई से आपने बहुत सारी चीजें जानी, फिटनेस इंडस्ट्री से लेकर के, और खास करके जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और जो लोग खास करके जिन्होंने शुरुआत की है, तो उनको किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या मिथ है। और स्टेरॉइड्स के बारे में भी राहुल भाई ने खुल करके बोला, जो हर कोई नहीं बोलना चाहता है कैमरे पे, क्योंकि बहुत सारे लोग छिपाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि खुल करके स्टेरॉइड से बोला, क्योंकि इन्हें चिंता है उन युवाओं की जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में आ करके कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, राहुल भाई ने बताई। राहुल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। भाई इंटरव्यू के लिए आए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग देखेंगे और मैं थोड़ा सा और फेमस हो जाऊंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। वैसे आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी फेमस हैं। हाँ, नहीं, बस तो आप लोगों का प्यार। चलिए भाई, फिर थैंक यू। थैंक यू।